नमस्कार दोस्तों, 22 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है तमिलनाडु पॉलिटिक्स आफ्टर द मैट्रियार्च पैट्रियार्च। देखिए, डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके के बारे में बात की गई है। वैसे तो मैं पॉलिटिकल आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस नहीं करता हूँ, बट कहीं ना कहीं एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट या एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन आपको बेसिक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो डीएमके और एआईएडीएमके पार्टीज हैं, द्रविडियन पार्टीज हैं, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को ये डोमिनेट करती हैं। दूसरी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी एक लिमिट से ज्यादा तमिलनाडु में नहीं एंट्री कर पाई। तो ऐसा क्या किया इनके डीएमके और एआईएडीएमके ने, इनके लीडर्स ने? जयललिता जी का क्या रोल है और एमजीआर साहब का क्या रोल है? यहाँ पे जो मैट्रियार्च और पैट्रियार्च लिखा है, तो मैट्रियार्च मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे, जितनी मेरी समझ है, जयललिता जी को एड्रेस किया जा रहा है, पैट्रियार्च यहाँ पे एमजीआर साहब को एड्रेस किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल, जो कि इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मैं अलग से आपके साथ डिस्कस करूंगा पीपीटी बना के, यहां पे डिस्कस नहीं होगा। की स्टेप्स टू गेट दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन राइट। स्पेक्ट्रम ऑक्शन किस प्रकार से होता है, रिजर्व प्राइसेस क्या होती हैं, एजीआर रेवेन्यू क्या होते हैं, इनके बारे में पहले एडिटोरियल में डिस्कस कर चुका हूं। अलग से मैंने पीपीटी तैयार कर रखी है, वहां भी बताऊंगा, और ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। ये पर्टिकुलर आर्टिकल क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम एलोकेशन, ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला है मार्च 2021 में, इसको किस प्रकार से कराया जाए कि ये सक्सेसफुल हो। 2016 में जो ऑक्शन हुआ था स्पेक्ट्रम का, वो सक्सेसफुल नहीं था। $90 बिलियन सरकार को आइडिया था कि पैसा आएगा, लेकिन केवल बहुत ही कम पैसा, 9 या $10 बिलियन के लगभग आया था। तो इस बार 2021 वाले स्पेक्ट्रम में सरकार को क्या करना चाहिए कि ऑक्शन सक्सेसफुल हो जाए, इसके बारे में बात की जाएगी, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट, वायरस वेरिएंट। देखिए, एक म्यूटेशन है कोरोना वायरस का N501Y। इसने यूके में तरखाट मचा रखा है। यूके से फ्लाइट्स आनी जानी बंद कर रखे हैं। मुंबई में कल नाइट कर्फ्यू लग गया। तो ये N501Y एक्चुअली में कितना डेंजरस है, म्यूटेशन क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका रेफरेंस भी मैं आपको यहां पे दूंगा। और अभी के लिए जो रीसेंट डाटा निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से वायरस कितना डेंजरस है, इसके बारे में बात की जाएगी। फिर नेक्स्ट, भाई केपी शर्मा ओली साहब की बहुत तारीफ की गई इस आर्टिकल में, सरकाज में बोल रहा हूं तो आप समझ ही जाओ। तो नेपाल में पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया है केपी शर्मा ओली साहब ने। क्यों डिसीजन लिया है? एक्चुअली में ये पार्लियामेंट बहुत पहले डिसॉल्व हो जानी चाहिए थी। बहुत लंबे समय से नेपाल की जो रूलिंग कॉलिशन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा रिफ्ट चल रहा है। दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर रिफ्ट चल रहा है, जिसके चलते अभी के लिए जब इलेक्शन होने चाहिए थे नेपाल में, उससे एक साल पहले इलेक्शन शेड्यूल कर दिए गए थे। तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, द ग्रेटनेस ऑफ श्रीनिवास रामानुजम। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। अलग से तो यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट चूंकि श्रीनिवास रामानुजम के ऊपर ये आर्टिकल आया है, तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो कुछ भी इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है उसको देते हुए और इनकी लाइफ के बारे में बताते हुए। आगे बात करेंगे लेसन फ्रॉम मोनाश। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है? दिस सेज दैट दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, उनके कैंपसेस इंडिया में खोले जाएं, जिनको आप बोलोगे इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारी सरकार इन इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस को खोलने में ये एक्सपेक्ट करती है कि वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो सारा खर्चा करेंगे यहाँ पे आके। तो यहाँ पे मोनाश यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेके, मोनाश एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, इसका एग्जाम्पल लेके ये बताया गया कि कैसे ये ऑस्ट्रेलियन मोनाश यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस खोला साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में ये प्रॉपर कॉमर्शियल तरीके से काम कर रही है। तो मोनाश यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल से इंडिया में किस प्रकार से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस खोले जा सकते हैं, उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। आर्टिकल के राइटर हैं एल्डो मैथ्यूज सॉफ, ये रिसर्चर है हायर एजुकेशन में और न्यू दिल्ली में बेस्ड है। आगे बात करते हैं, ह्यूमंस आर स्टिल कोर टू डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मिशन को इंडिया में सक्सेसफुल बनाने के लिए ह्यूमंस की अभी भी जरूरत है। वैसे तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो में आपके साथ बात नहीं कर सकता, ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस करना है इस वीडियो में, तो एक दो चीजें स्किप करनी पड़ती हैं, तो ये मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। पहला, की स्टेप्स टू गेट दिस ऑक्शन राइट। द गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड द 2016 सिचुएशन ऑफ अ swathe ऑफ अनसोल्ड स्पेक्ट्रम ब्लॉक, रिजर्व प्राइसेस मस्ट बी रिविजिटेड। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने, ऑब्वियस सी बात है, जो आने वाले समय में रेडियो स्पेक्ट्रम है, इसके ऑक्शन को अनाउंस कर दिया है। ये रेडियो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में वेरियस बैंड्स फॉर कॉमर्शियल मोबाइल सर्विसेज को ऑक्शन किया जाएगा। बड़े बड़े जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं उनको बांटा जाएगा।
वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक नहीं दबाया तो दबा दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बिल्कुल मेरे द्वारा बनाएगी और वीडियोस को देखने के लिए, हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिन डॉट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो भाई दिसंबर 16 को डिसीजन आया कि मार्च 2021 में ऑक्शन होंगे। इस ऑक्शन में जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी उसका नाम है साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग ऑक्शन। 7वां साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड असेंडिंग ऑक्शन होगा और पिछले वाले ऑक्शन से 4 साल बाद ये ऑक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, यहां पे कौन कौन से बैंड में ऑक्शन हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्शन को किसी भी तरीके से हैफेजेड वे में सरकार नहीं कराती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन दिए, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बोला कि भैया 700 गीगाहर्ट्ज, 800 गीगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 700, 800 और 900 मेगाहर्ट्ज में, और 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज में, जो कि 2.5 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा, इसमें ऑक्शन किए जाएंगे। 22 लाइसेंस्ड सर्विस एरियाज ऑफ द कंट्री में ऑक्शन किए जाएंगे। टोटल 2251 मेगाहर्ट्ज का ऑक्शन होगा। 2016 में 2355 मेगाहर्ट्ज का ऑक्शन हुआ था। ठीक है भाई, अब बात करते हैं प्राइसिंग की कि कितना पैसा रिजर्व प्राइस में रखा गया। तो ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव रिजर्व प्राइस रखी गई है, ऐसा बोला जा रहा है कि सरकार जब ये 2251 मेगाहर्ट्ज का ऑक्शन करेगी तो सरकार को जो रिजर्व प्राइस मिलेगा, जो बेस प्राइस मिलेगा, जो मिनिमम पैसा मिलेगा, वो मिलेगा $50 बिलियन। अब सोचिए दोस्तों, यहां पे एक बेसिक आपको लॉजिकल बात बताता हूं। 2016 में जब 2355 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जा रहा था, स्पेक्ट्रम आप इस तरीके से समझ जाइए दोस्तों, ये एक अनसीन एसेट है। अगर आप टेलीकॉम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं तो वो टेलीकॉम सर्विसेज आपके फोन में आ रही हैं, और ऑब्वियस ही बात है रेडियो वेव्स के थ्रू आ रही हैं जो हवा में तैर रही हैं। तो हवा में किस बैंड में कितने फ्रीक्वेंसी में एक पर्टिकुलर मोबाइल सर्विसेज की जो रेज हैं वो फ्लो करेंगी, यही है ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन। मतलब कि एक ऐसा स्पेस इन अवर एयर जहां पे उसको यूज करके टेलीकॉम सर्विसेज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, वो गवर्नमेंट एलोकेट करता है। वो एक ऐसी चीज है जो किसी को नजर नहीं आती, वो एक ऐसी चीज है जिससे नॉर्मल लोगों की लाइफ में कोई सीधा सीधा इफेक्ट नहीं है। बस लोगों को टेलीफोन सर्विसेज मिलती हैं, वो टेलीफोन सर्विसेज प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, और प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स इस जगह को खरीदते हैं हमारी सरकार से। और केवल इंडिया में नहीं, दुनिया भरों में ये टेलीकॉम प्लेयर्स अपनी अपनी सरकारों से ये स्पेक्ट्रम खरीदते हैं। सरकार ये स्पेक्ट्रम बेचती है, सरकार को रेवेन्यू मिलता है, सरकार उसको लोगों की भलाई में लगाती है। सिंपल लॉजिक है। 2355 मेगाहर्ट्ज का जब स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया 2016 में, तो बेस प्राइस रखा गया $90 बिलियन। उनको लगा सरकार को 2016 में कि हम $90 बिलियन से कमा लेंगे, पर जब एक्चुअली में पैसा आया तो पता चला केवल 1/10 कमाया, केवल 9 या $10 बिलियन आया है। 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बिका ही नहीं उस समय पे। तो इस बार सरकार ने क्या किया कि ठीक है भाई, 2355 की बजाय 2251 मेगाहर्ट्ज हम कर रहे हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन, और हमको पैसा मिलेगा $50 बिलियन। लेकिन बात यहां पे ये है दोस्तों, सरकार बोल रही कि देखिए पिछली बार तो हमने $90 बिलियन टारगेट किया था, इस बार तो हम $85 बिलियन बेस वैल्यू रख रहे हैं। लेकिन यहां पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि ये $50 बिलियन भी बहुत ज्यादा है रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस यहां पे कम रखनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या 2016 एक फेलियर था? क्या मार्च 2021 में जो अब एलोकेशन होने वाला है, क्या वो सक्सेसफुल होने वाले हैं? स्पेक्ट्रम ऑक्शन को सक्सेसफुल बनाने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो इन फैक्टर्स को एक एक करके देखेंगे, और जो सबसे पहला फैक्टर यहां पे निकल के आ रहा है वो क्या है? वो है रिजर्व प्राइस, वो बेस प्राइस जिस पे आप चीजों को बेचते हो। देखिए यहां पे रिजर्व प्राइस को आप इस प्रकार से समझिए, अगर आप मूवीज देखते हो बॉलीवुड में, तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऑक्शंस को दिखाया जाता है। ठीक है, तो जब ऑक्शन हो रहा होता है, जैसे वेलकम मूवी में ऑक्शन दिखाया गया है, जब वो अनिल कपूर की पेंटिंग बेच रही होती है और ये आपका मल्लिका शेरावत आके वो पेंटिंग खरीदती है, तो वो ऑक्शन है। ऑक्शन में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट को बेस प्राइस को आप लिस्ट करते हो। तो मान लीजिए सचिन ने जिस बैट से सेंचुरी मारी, उसका ऑक्शन हो रहा है, और उस ऑक्शन में ये बोला गया कि द ऑक्शन फॉर दिस बैट स्टार्ट्स एज $2000। तो मतलब जो पर्सन उस पर्टिकुलर बैट को बेच रहा है वो ये बोल रहा है कि इस बैट की मिनिमम वैल्यू मैं रख रहा हूं $2000। तो कोई भी पर्सन $2000 से कम में उस चीज को नहीं खरीद सकता, उसके ऊपर बोली लगा सकता है। तो $2100, $2200, $2500 ऐसे बोलियां लग सकती। तो रिजर्व प्राइस मतलब वो सबसे छोटा प्राइस जिस पे वो चीज बिकेगी, उससे कम पे वो चीज नहीं बिकेगी। तो यहां पे जो स्पेक्ट्रम के रिजर्व प्राइसेस रखे गए हैं, ये ज्यादा रखे गए हैं। क्रॉस कंट्री स्पेक्ट्रम डाटाबेस,
ऑथर बोल रहा है कि जब इन्होंने क्रॉस कंट्री स्पेक्ट्रम डाटाबेस को खंगाला, मतलब दुनिया भर में जहां जहां पे भी स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस हुए हैं, वो जितने में भी बिके हैं, जब उनकी रिसर्च की गई तो पता किया गया कि इंडिया में जो रिजर्व प्राइस रखे गए ना स्पेक्ट्रम्स के, वो रिजर्व प्राइस दूसरी कंट्रीज में जो विनिंग बिड प्राइस थी, मतलब जिस प्राइस पे लोगों ने उस स्पेक्ट्रम को जीत लिया, विनिंग बिड प्राइस के बराबर इंडिया में रिजर्व प्राइस रखे गए। समझ गए बात को? मतलब कि हमारा ऑक्शन शुरुआत उस प्राइस से होगी। पूरी दुनिया में जहां पे स्पेक्ट्रम खरीदा जा रहा है ऑक्शनर्स, मतलब जो लोग बेच रहे हो, जो लोग खरीद रहे हैं ऑक्शन को, मतलब यूएस यूरोप में, तो विनिंग बिड प्राइस जहां पे ज्यादा है उसके बराबर यहां के रिजर्व प्राइस है। और ये जो हायर रिजर्व प्राइस होते हैं ना, ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जब एक स्पेक्ट्रम जरूरत से ज्यादा महंगा बिक रहा होता है ना, तो उसके लिए बोलियां लगती ही नहीं है। और यही चीज हमको 2016 में देखने को लगी थी। 2016 में 700 मेगा हर्ट्स का जो स्पेक्ट्रम था वो तो बिका ही नहीं, तो एक लिमिट से ज्यादा जब आप उसका बेस प्राइस रख दोगे तो कोई बोली लगाएगा ही नहीं, क्योंकि टेलीकॉम प्लेयर्स कॉमर्शियल बेसिस पे काम करते हैं। उनका अपना एक एजेंडा है कि अगर हम ये स्पेक्ट्रम खरीदते हैं तो इसमें ये सर्विसेज हम लॉन्च कर सकते हैं, ये सर्विसेज में इतना इतना हमारे पास रेवेन्यू आ सकता है। तो ओवरऑल वो सारी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और अगर उनको लगता है कि आने वाले सालों में हम पैसा कमा लेंगे तो ही वो स्पेक्ट्रम में खर्च करेंगे। जब उनको लगेगा कि भैया हम पैसा ज्यादा कमा ही नहीं पाएंगे तो वो खर्च ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो रिजर्व प्राइस है उसको कम रखना जरूरी है। बट इंडिया में रिजर्व प्राइस यानी जिस प्राइस पे ऑक्शन शुरू हो रहा है उसको बहुत ज्यादा रखा गया है। पहली बात तो यहाँ पे ये बोली जा रही है। दूसरी बात करते हैं यहां पे वीओआईपी सब्सक्राइबर। वीओआईपी मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, जो टेलकोज है इंडिया में, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसमें वोडाफोन हो सकता है, आइडिया हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, जियो हो सकता है, ये कंपटीशन फेस कर रहे हैं ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर जो कि वॉइस ओवर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वीओआईपी सर्विसेज प्रोवाइड करना। अभी यहां पे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजॉन भी है, उसकी बात नहीं हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक मैसेंजर, फॉर एग्जाम्पल स्काइप, फॉर एग्जाम्पल आपका व्हाट्सएप मैसेंजर। तो यहां पे क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में लग्जमबर्ग में आपका कोई भी दोस्त बैठा हो, आप सीधे सीधे यहां से वीडियो कॉल करो, उससे बात हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार के फोन पे आईएसडी कॉल करने की जरूरत नहीं। वहीं पे लग्जमबर्ग अगर आप अपने एयरटेल के मोबाइल से आईएसडी कॉलिंग करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेट के थ्रू ये जो ओटीटी सर्विसेज हैं, इन्होंने एक बहुत मेजर चंक ऑफ पैसा खा लिया टेलीकॉम सेक्टर का। लेकिन कहीं ना कहीं ये ओटीटी प्रोवाइडर्स अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि जब स्काइप पे, जूम पे आप वीडियो कॉलिंग करोगे तो उससे डाटा कंजम्पशन ज्यादा होगा। और डाटा कौन प्रोवाइड कर रहा है? मोबाइल डाटा कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही टेलीकॉम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एयरटेल, जियो, ये सभी तो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज्यादा डाटा कैप्चर होगा तो ज्यादा इंटरनेट यूजेज होगा, ज्यादा इंटरनेट यूजेज होगा तो पैसा तो एक्चुअली में टेलीकॉम सर्कल के पास ही आएगा ना। तो ऐसा बोला जा रहा है कि वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विसेज के जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं फायदा टेलकोस का ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरनेट कंजम्पशन होगा। और इंटरनेट प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये टेलीकॉम कंपनीज ही प्रोवाइड कर रही हैं। तो वीओआईपी सर्विस प्रोवाइडर्स अगर बढ़ेंगे, सर्विस यूजर सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ेंगे तो फायदा टेलीकॉम को ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी बोला जाता है कि जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है ना, ओटीटी प्रोवाइडर्स स्काइप और व्हाट्सएप मैसेंजर और फेसबुक मैसेंजर के बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनीज को लगता है कि इनका शेयर कम हो गया मार्केट में, इसलिए बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम में पैसा खर्च नहीं करना चाहती। तो दो व्यू पॉइंट निकल के आते हैं। वीओआईपी सब्सक्राइबर से बढ़ने से टेलीकॉम्स पे पॉजिटिव इफेक्ट भी आ रहा है और कहीं ना कहीं टेलीकॉम पे निगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है। क्योंकि टेलीकॉम्स को ये लग रहा है कि भैया इंटरनेट के चलते ओटीटीज बहुत ऊपर उठ रहे हैं, तो इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइड करके हम जो पैसा कमा पाएंगे वो उतना ज्यादा नहीं है, उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। इसीलिए स्पेक्ट्रम में बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहती है टेलीकॉम कंपनीज। आप समझ रहे हैं ना? दो व्यू पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एक व्यू पॉइंट ये बोल रहा है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, स्पाइप के, व्हाट्सएप मैसेंजर के यूजर्स बढ़ेंगे, इनका इंटरनेट कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसके चलते टेलीकॉम को भी पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ही इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को यह भी लगता है कि मान लीजिए स्काइप, व्हाट्सएप मैसेंजर नहीं होते तो सीधे हमारे से फोन किए जाते, सीधे हमारे से फोन किए जाते तो हमारी कमाई ज्यादा होती। तो दो व्यू पॉइंट निकल के आ रहे हैं यहां पे। फिर आगे बात करते हैं एलोकेशन ऑफ अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम फॉर वाईफाई।
देखिए कुछ अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम का भी एलोकेशन होता है। अनलाइसेंस मतलब जिसमें लाइसेंस नहीं देना, जिसमें लाइसेंस नहीं देना तो पैसे नहीं देने। अभी क्या है, वाईफाई, वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज। हमारे देश में ज्यादातर जो इंटरनेट सर्विसेज लोगों तक पहुंचती हैं वो मोबाइल नेटवर्क के थ्रू पहुंचती हैं। कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि मोबाइल नेटवर्क को डीकंजेस्ट किया जाए और वाईफाई से उसको सप्लीमेंट किया जाए। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अनलाइसेंस कर दिया वी बैंड स्पेक्ट्रम को, जो कि 60 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम। इस 60 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम से वाईफाई सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हालांकि 60 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम से आप बहुत लिमिटेड एरिया में वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको एक बड़े एरिया में वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज में, तो आपको इस 60 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को कुछ और स्पेक्ट्रम के साथ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कुल मिला के बोला यह जा रहा है कि वाईफाई सर्विसेज के लिए जो आप अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए ज्यादा पैसे देने नहीं है। अभी अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम अगर वाईफाई सर्विसेज के लिए है तो वो मोबाइल नेटवर्क के ऊपर जो डिपेंडेंस है इंटरनेट की वो कम कर देगा। तो इससे अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम ओवरऑल टेलीकॉम कंपनीज को किस चीज पे ऊपर पुश करेगा कि आप ये जो पेमेंट वाला स्पेक्ट्रम है टेलीकम्युनिकेशन वाला ये मत खरीदिए। कुल मिला के बोला यहां क्या जा रहा है, कुल मिला के बोला जा रहा है कि जो अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम, देखिए द मोर द अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम एलोकेशन द लोअर विल बी द डिमांड फ्रॉम लाइसेंस स्पेक्ट्रम। मतलब कि वाईफाई के लिए अगर आप अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम एक लिमिट से ज्यादा बांटोगे तो वो कॉम्पिटिटिव पड़ेगा इन टेलीकॉम सेक्टर को। वो वाईफाई के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करेगा लोगों को, और जब वाईफाई के थ्रू इंटरनेट सर्विसेज ज्यादा मिल जाएंगी लोगों को तो मोबाइल नेटवर्क वाला इंटरनेट कोई ढूंढेगा ही नहीं, और जब मोबाइल नेटवर्क वाला इंटरनेट ढूंढेगा ही नहीं तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एयरटेल वगैरह से इंटरनेट की डिमांड बढ़ेगी नहीं, और जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो एयरटेल भी तो बोलेगा कि हम क्यों स्पेक्ट्रम खरीदें भाई, ये लाइसेंस स्पेक्ट्रम क्यों खरीदें। एक तो वैसे आप लाइसेंस स्पेक्ट्रम ज्यादा रिजर्व प्राइस पे बेच रहे हो, ऊपर से वाईफाई की 60 गीगाहर्ट्ज की फैसिलिटी आप अनलाइसेंस तरीके से बेच रहे हो। तो जितना ज्यादा अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा वाईफाई के लिए उतना ही कम कॉम्पिटिटिवनेस होगी लाइसेंस स्पेक्ट्रम की, और अभी जो एलोकेशन होने वाले हैं वो लाइसेंस स्पेक्ट्रम के होने वाले हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को दोस्तों। टेलीकॉम सेक्टर ये चाहता है कि लोग इंटरनेट के लिए मोबाइल नेटवर्क पे डिपेंडेंट रहे, वाईफाई ना आए। सरकार ये चाहती है कि वाईफाई आए। क्यों? क्योंकि भाई वाईफाई ऑब्वियस सी बात है स्पीड को तेजी से देता है और मोबाइल के डाटा के ऊपर हम उतना डिपेंडेंट नहीं होते। तो वाईफाई की पेनिट्रेशन अगर बढ़ती है अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम से तो ऑब्वियस सी बात है मोबाइल के थ्रू इंटरनेट की डिमांड कम होगी, और मोबाइल के थ्रू इंटरनेट की डिमांड कम होगी तो टेलीकॉम कंपनीज वोडाफोन जियो जैसी बोलेंगी कि जब भाई मोबाइल के थ्रू इंटरनेट की डिमांड ही नहीं है तो हम महंगे स्पेक्ट्रम क्यों खरीदें। तो सरकार के स्पेक्ट्रम बिकेंगे नहीं, सरकार के स्पेक्ट्रम बिकेंगे नहीं तो फायदा नहीं। आगे बात करते हैं फोर्थ, द विजिबिलिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट विल बी अप फॉर ऑक्शन henceforth। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में कौन कौन सा स्पेक्ट्रम एलोकेट होने वाला है, इसके बारे में सरकार ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। 5G टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया भर में आ रही, इंडिया में भी आएगी, तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए 3.4 टू 3.6 गीगाहर्ट्ज को ऑक्शन किया जाएगा लेट 2021 में। अभी कितना स्पेक्ट्रम उस समय पर ऑक्शन किया जाएगा इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स के दिमाग में। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मोबाइल सर्विसेज के लिए 26 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम कब एलोकेट करेगा इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। तो बस अभी यह बता दिया गया कि मार्च 2021 में इन स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो रहा है। अगर सरकार यहां पे आगे आने वाले समय में 2021 में 5G का 3.4 से 3.6 गीगाहर्ट्ज का कितना स्पेक्ट्रम एलोकेट करेगी, 26 गीगाहर्ट्ज का कितना स्पेक्ट्रम एलोकेट करेगी, ये अगर अभी बता देती ना सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को, तो प्राइवेट प्लेयर्स एडवांस में ये प्लान कर पाते कि अभी कितना स्पेक्ट्रम खरीदना है, आगे कितना स्पेक्ट्रम खरीदना है। क्योंकि आगे कितना स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा ये प्राइवेट प्लेयर्स को पता ही नहीं है, तो प्राइवेट प्लेयर्स इस समय पर कंफ्यूजन में रहेंगे, क्वांडरी में रहेंगे कि अभी स्पेक्ट्रम खरीदें या आगे के स्पेक्ट्रम का इंतजार करें। अब यहां सरकार अलग शानी है। सरकार ये जानती है कि आगे आने वाले स्पेक्ट्रम को हमने अगर अभी अनाउंस कर दिया तो ये प्राइवेट प्लेयर्स अभी स्पेक्ट्रम नहीं खरीदेंगे, तो सरकार ने आगे के ऑक्शन के बारे में बताया ही नहीं। सरकार ने ये बोला कि भाई अभी के ऑक्शन से जितना पैसा आएगा इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हम आगे कितना स्पेक्ट्रम लॉन्च करेंगे। तो दोनों तरफ से दिमाग लग रहा है, सरकार की तरफ से भी दिमाग लग रहा है और ये जो टेलीकॉम कंपनी है उसकी तरफ से भी दिमाग लग रहा है। ठीक है भाई, तो ये चार मेन चीजें बताई गई हैं। उसके बाद अगर रिजर्व प्राइसेस की बात की जाए, इंडिया में रिजर्व प्राइसेस ज्यादा रखी गई हैं। ओवरऑल जो डिफरेंट ब्रांड्स के लिए रिजर्व प्राइसेस रखी गई जो कि रिकमेंड की ट्राई ने, तो जो मेट्रिक है रिजर्व प्राइसेस को कैलकुलेट करने का वो है एवरेज प्राइस पर मेगाहर्ट्ज पर पॉपुलेशन। तो ये जो एवरेज प्राइस पर मेगाहर्ट्ज पर पॉपुलेशन का जो मेट्रिक है
उसके हिसाब से सब गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए जो कॉस्ट निकल के आती है रिजर्व प्राइस वो है $3, मिड बैंड के लिए निकल के आती है $1.7, और ये बहुत ज्यादा है। दूसरी कंट्रीज में जो विनिंग बिड प्राइसेस रही है ना, वो जो हायर विनिंग बिड प्राइसेस रही है वो इतनी रही है। तो इंडिया में जो प्राइस चार्ज की जा रही है वो बहुत ज्यादा है। और जब हायर रिजर्व प्राइस चार्ज की जाती है तो स्पेक्ट्रम के दाम बढ़ जाते हैं। जब स्पेक्ट्रम के दाम बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे स्पेक्ट्रम ब्लॉक बिकते नहीं है। अब बात यह है दोस्तों कि ये जो स्पेक्ट्रम ब्लॉक्स है ना, ये पेरिशेबल स्कार्स रिसोर्स है। अगर 2016 से लेकर 2020 तक कुछ स्पेक्ट्रम ब्लॉक नहीं बिके तो इससे हमारी सरकार को और इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान है। मैं बताता हूं क्यों। देखिए 2016 से लेकर 2020 तक जो स्पेक्ट्रम ब्लॉक्स खाली पड़े रहे उसमें कुछ नहीं हुआ। अब 2016 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड के लिए वो यूज नहीं हो सकते क्योंकि वो इनटेंजिबल एसेट है, सीधे सीधे नजर नहीं आ रहा है। अगर 2016 से लेकर 2020 के टाइम पीरियड के लिए उनको सस्ते दामों में किसी टेलीकॉम सेक्टर को बेच दिया जाता तो एटलीस्ट उनका यूज होता। ठीक है, भले सरकार को थोड़े कम पैसे मिलते बट पैसे तो मिलते, वो बैंड तो अवेलेबल होता टेलीकॉम कंपनीज के पास, लोगों को सर्विसेज तो अच्छी मिलती। वो सब बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने रिजर्व प्राइस ज्यादा रखा था। और आज की डेट में कोविड-19 के क्राइसिस के चलते सब घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज अच्छी होना जरूरी हो गया है। इसीलिए यह बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा यहां पे कि सरकार को भाई ये जो टेलीकॉम के रिजर्व प्राइसेस है ना स्पेक्ट्रम के, ये कम रखने चाहिए, क्योंकि अगर कम रखेंगे तो फायदा होने वाला है यहां पे। उसके बाद बहुत सी बात करी जा रही है कि भाई 700 मेगाहर्ट्ज की जो रिजर्व प्राइसेस को कम रखना चाहिए, क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज की रिजर्व प्राइसेस में रूरल एरियाज तक टेलीकॉम सर्विसेज को पहुंचाया जाएगा। फिर और भी बहुत सी बातें यहां कही गई कि देखिए रिसेंटली ओटीटी ओवर द टॉप जो सर्विसेज वाली फर्म्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अपने रेगुलेशन के अंदर, एम्बेड के अंदर लेके आ रही है। तो ओटीटी के रेगुलेशन के साथ स्पेक्ट्रम ऑक्शन के रेगुलेशन को कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर तरीके से टेलीकॉम सेक्टर के साथ हाथ मिला के एक कंडीशन ऐसी बनाई जा सकती है जहां पे लोगों तक सर्विसेज कम में भी पहुंचे, ओटीटी को भी रेगुलेट कर सके और स्पेक्ट्रम भी सारे बिक जाएं। तो ये बातें यहां पे कही जा रही हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद रिलीजिंग मोर unlicensed spectrum in 2.4, 5 and 60 gigahertz for proliferating Wi-Fi is a suitable component to the carrier network. This will also augment the deployments of public Wi-Fi project. Recently, public Wi-Fi project PM वानी स्कीम मैंने आपके बात की थी, जिसके थ्रू पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स के थ्रू लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की बातचीत हो रही है। तो अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम को भी एलोकेट करना जरूरी है, बट अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम को एक प्रॉपर फॉर्मूले के तहत, जिसमें अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम की जो बेनिफिट है वो सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को मिल सकें, ताकि सर्विस प्रोवाइडर्स केवल अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम को ही ना ढूंढें, लाइसेंस स्पेक्ट्रम को भी उसी प्रोपोर्शन में ढूंढें। तो एक ऐसा फॉर्मूला ऑक्शन का जिसके थ्रू अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम और लाइसेंस स्पेक्ट्रम के बेनिफिट्स इक्विटेबल तरीके से मिले सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को, तो ही आप एक कॉम्पिटिटिव माहौल में ये ऑक्शन कर पाएंगे। ये बात यहां पे बोली जा रही है। काफी लंबा हो गया आर्टिकल दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आगे बात करते हैं वायरस वेरिएंट। इंक्रीज्ड ट्रांसमिसिबिलिटी इज वन मोर रीजन टू फॉलो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। यूरोप में बहुत सी कंट्रीज ने यूके से आने वाले पैसेंजर्स पे ट्रेवल बैन लगा दिया। इनफैक्ट यूके जाने के लिए भी अपने पैसेंजर्स को बोल दिया मत जाइए, क्योंकि यूके में एक नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन फैल रहा है। तो जो फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं। इंडिया ने भी फ्लाइट सस्पेंड कर दी हैं आज से लेके दिसंबर 31 तक। ओवरऑल अगर आप यूके की बात करें, ये जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का जिसका नाम है VUI202012/01, ठीक है भाई, दिसंबर 2020 से इस वेरिएंट को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इसमें 23 म्यूटेशंस हो चुके हैं। अभी इन 23 म्यूटेशंस में जिस जगह पे ये वायरस ह्यूमन रिसेप्टर के साथ जुड़ता है वहां पे कम ही म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रकार का म्यूटेशन N501Y ये थोड़ा डेंजरस निकल के आ रहा है, क्योंकि इससे जो बाइंडिंग एफिनिटी है, यानी वायरस की ह्यूमन बॉडी के साथ एसोसिएट होने की जो एफिनिटी है ना, वो बढ़ रही है, जिससे वायरस ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो रहा है। 20 दिसंबर को द कोविड-19 जेनोमिक्स यूके कंसोर्टियम which identified the variant on September 20 said the variant has been growing in frequency since November 2020 and is responsible for an increasing proportion of SARS-CoV-2 virus in the UK। तो भैया 20 दिसंबर को कोविड-19 जेनोमिक्स यूके कंसोर्टियम ने बोला कि इस वेरिएंट को, यानी कि VUI202012/01 को हमने 20 सितंबर को आइडेंटिफाई किया। नवंबर 20 को हमने पाया कि ये फ्रीक्वेंसी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यूके में बहुत सारे केसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अभी भी बहुत सारी आप कह सकते हैं कि रिसर्च चल रही है इसके ऊपर,
और डाटा आगे निकल के आएगा। कुछ मॉडल के बेसिस पे ये पता चल रहा है कि ये जो वेरिएंट है 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का क्या बोलना है कि भैया वेरिएंट हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज बाय ओवर 0.4। अब 1 में 0.4 कहा जा रहा है, मतलब 40% लोगों को ये ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। जितना मुझे समझ में आ रहा है 0.4 शायद यही डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये जो VU 2020 या फिर जो N501Y है ये किस हद तक डिजीज सीवियरिटी को बढ़ाएगा या रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। समझिए, N501Y की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो ज्यादा बताई जा रही है, यानी कि ये ह्यूमन बॉडी के साथ अपने आप को तगड़ा अटैच कर लेता है। लेकिन अटैच करने के बाद वो ह्यूमन को किस हद तक बीमार करेगा इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। और बीमार होने के बाद मान लीजिए उस पर्सन की इम्यूनिटी उस वायरस को हरा देती है, तो वायरस हार गया, उसके बाद वो वायरस किस हद तक उस पर्सन को री इन्फेक्ट कर सकता है इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है ना भाई। तो ये क्या बोला जा रहा है, दो द N501Y and other mutations are found in spike protein regions of the virus, it is unlikely that the mutations would make the two COVID-19 vaccines that have secured emergency use approval and the ones in the final stage of testing less effective। यानी कि इंग्लैंड में ये जो फाइजर नाम की वैक्सीन है जिसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, ये जो म्यूटेशन हो रहा है N501Y का और जो दूसरे म्यूटेशंस हो रहे हैं, क्या इन म्यूटेशंस के चलते ये वैक्सीन कम इफेक्टिव हो जाएंगी, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि नहीं भाई, वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव रहेंगी, क्योंकि ये वैक्सीन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस यूज करती हैं। एंटीबॉडीज तो कोरोना को मारेंगी और कहीं ना कहीं टी सेल इम्यूनिटी का भी रोल है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे टी सेल इम्यूनिटी क्या है, म्यूटेशन क्या है, तो मेरी इस वीडियो को देखी जाके व्हाट इज म्यूटेशन और टी सेल इम्यूनिटी क्या है ये जानना है दोस्तों, तो टी सेल इम्यूनिटी मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको पहली वीडियो मिल जाएगी, हाउ टी सेल इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट कोरोना वायरस, इनेप्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन कॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है, 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई है। तो टी सेल इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। म्यूटेशन क्या होता है, कैसे ये कोरोना वायरस को आगे बढ़ाता है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। यहां पे मैंने D614G म्यूटेशन के बारे में बताया, बट एक्चुअली मैंने ये भी बताया कि एक्चुअली म्यूटेशन होता क्या है। तो ये दोनों वीडियोस आप जरूर देख लीजिए, आपको समझने में मदद देंगे। ठीक है भाई। तो ये बोला जा रहा है कि N501Y ये जो वेरिएंट आया है आपका कोरोना वायरस का, वैक्सीन इसके अगेंस्ट लड़ पाएगी। तो अभी के लिए तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हाँ भाई वैक्सीन इसके अगेंस्ट लड़ पाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैक्सीन एंटीबॉडी पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं टी सेल इम्यूनिटी का भी फैक्टर आ जाएगा, तो वैक्सीन इससे लड़ पाएगी, एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन भाई यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे जैसे वायरस ज्यादा म्यूटेट होता जाएगा, कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, वैसे वैसे हो सकता है कि वैक्सीन में कुछ चेंजेस करने पड़े। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोरोना वायरस एक लिमिट से ज्यादा अपने आप को म्यूटेट करता है तो थोड़े बहुत चेंजेस तो हमको वैक्सीन में करने पड़ेंगे, माइनर ट्यूकिंग तो वैक्सीन में करनी ही पड़ेगी, ये बोला जा रहा है। और रेगुलरली वैक्सीन को मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि आगे चीजें सही तरीके से होती रहें। फिर आगे बात करते हैं। SARS-CoV-2 वायरस एक आरएनए वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। इसमें एक हायर म्यूटेशन रेट समझ में आ रहा है और 23 म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं। अब बात यह है दोस्तों कि एकदम से SARS-CoV-2 वायरस में 23 म्यूटेशंस कैसे देखने को मिल गए, इसके कुछ रीजन बताए जा रहे हैं साइंटिस्ट के द्वारा। साइंटिस्ट का बोलना है कि ये 23 म्यूटेशन SARS-CoV-2 वायरस जो कि एक आरएनए वायरस है, ये तभी हो सकते हैं जब ये वायरस किसी एक ह्यूमन बॉडी में गया हो, ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स हो वो उतना अच्छा ना हो। ओके, तो यहां पे देखिए, इट इज प्रोबेबली ड्यू टू प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन इन अ सिंगल पेशेंट पोटेंशियली विद रिड्यूस्ड इम्यूनोकॉम्पिटेंस, यानी कि एक ऐसा पेशेंट जिसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा नहीं है और उसको कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, तो उसकी इम्यूनिटी कोरोना वायरस को मार नहीं पा रही है, उसकी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी कमजोर है, कोरोना वायरस मर नहीं रहा है, तो कोरोना वायरस भी उस पेशेंट को नहीं मार पा रहा है, पेशेंट की इम्यूनिटी भी उस कोरोना वायरस को नहीं मार पा रही है। तो इस जंग में पेशेंट की इम्यूनिटी और कोरोना वायरस के बीच की जंग में कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो जाता है। तो बहुत अलग अलग प्रकार के म्यूटेशंस यहां पे देखने को मिले, 23 प्रकार के म्यूटेशंस देखने को मिले। कहीं ना कहीं ये म्यूटेशंस ह्यूमन बॉडी के अंदर ही हुए हैं और बाद में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से किसी और को कोरोना हो गया और वो फैलता ही चला गया। अब किस हद तक ये म्यूटेशन दुनिया में फैले हैं इसके बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है ना भाई। तो ये जो अलग अलग प्रकार के 23 म्यूटेशन निकल के आ रहे हैं, खासकर ये जो N501YG वाला जो म्यूटेशन है, ये कहां पे कितना फैला है इसके बारे में पता नहीं। SARS-CoV-2 जेनोम की सीक्वेंसिंग इंडिया में रेगुलर इंटरवल पे होती नहीं है, तो इंडिया में किस हद तक ये N501YG का म्यूटेशन फैला है ये भी पता नहीं है। किस हद तक ये ट्रांसफरेबिलिटी को आगे बढ़ाएगा इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। तो यहां पे एक चीज पे ध्यान दीजिएगा,
नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस बहुत जरूरी हैं, यानी मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, अपने हाथों को रेगुलरली सैनिटाइज करना, अपने सैनिटेशन का ध्यान रखना। मतलब कि वैक्सीन पे आप डिपेंड होइए, बढ़िया बात है, लेकिन म्यूटेशन एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो वैक्सीन में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और वैक्सीन चेंज मतलब महीनों का प्रोसेस। तो अगर अपने आप को बचाना है तो भैया फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सबको फॉलो करो। कोरोना की चपेट में ही मत आओ, ये बेस्ट तरीका है। चपेट में आ गए और किसी उल्टे म्यूटेशन के तगड़े में आ गए तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। फिर आगे बात करते हैं नेपाल इन टर्मोइल। केपी ओली पुट हिज ग्रीड फॉर पावर ओवर द इंटरेस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए यहाँ पे केपी शर्मा ओली जी ने बोल दिया कि मैं पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहा हूँ। अभी डिसॉल्व करने में इन्होंने बहुत देरी कर दी। इन्होंने बोला मैं पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहा हूँ, और जो प्रधानमंत्री जी ही विद्या देवी भंडारी जी, इन्होंने बोला ठीक है भाई डिसॉल्व करो। फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हो गई। मिस्टर ओली की पार्टी का नाम है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, इसको यूएमएल पार्टी भी बोलते हैं। तो यूएमएल पार्टी केपी शर्मा ओली की पार्टी है। एक और कोई पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मायोस्ट सेंटर पार्टी कहते हैं। ये पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी है। 2017 में जब इलेक्शन हुए थे तो मिस्टर ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने और पुष्प कमल दहल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मायोस्ट सेंटर ने मिलकर कॉलिशन बनाया था, और उस कॉलिशन में ये बोला गया था कि भाई चलो ठीक है, तुम प्राइम मिनिस्टर कुछ समय के लिए, तुम प्राइम मिनिस्टर कुछ समय के लिए, हम डेमोक्रेसी बन गए हैं, देश को चलाएंगे। लेकिन भैया देश चल नहीं पाया। पुष्पकमल दहल चाहते थे कि ओली स्टेप डाउन करे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। ओली भैया अथॉरिटेरियन मोड में आ गए कि अब तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, मैं किसी और को बनने नहीं दूंगा। तो प्रॉब्लम हो गई। पुष्प कमल दहल ने लिटरली जिंदगी बर्बाद कर रखी है, ओली को राज नहीं करने दे रहे हैं। अभी रिसेंटली जो आपके पुष्प कमल दहल की सरकार है, ये एक ऑर्डिनेंस लेके आई, और जब ये ऑर्डिनेंस आया ना दोस्तों, तो इस ऑर्डिनेंस को बहुत अपोज किया गया, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा था कि ये ऑर्डिनेंस प्राइम मिनिस्टर को जरूरत से ज्यादा ताकत देता है। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है नेपाल की सरकार में, वो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू नेपाल की सरकार कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं नेपाल की सरकार को, प्राइम मिनिस्टर ओली को बहुत ज्यादा ताकत मिल रही थी गवर्नेंस में, हायर अपॉइंटमेंट्स करने में, क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स करने में। इसलिए ऑर्डिनेंस लेके आए थे केपी शर्मा ओली। इतना ज्यादा अपोजिशन हुआ इस ऑर्डिनेंस का कि इस ऑर्डिनेंस को तो विड्रॉ करना पड़ा। साथ साथ केपी शर्मा ओली ने यह भी बोला कि मैं पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहा हूं और अप्रैल और मई 2021 में फ्रेश इलेक्शन होंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि केपी शर्मा ओली को ये कॉन्फिडेंस हो कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बैक एंड में केपी शर्मा ओली को चाइनीज सरकार से एश्योरेंस मिला हो कि हम आपकी मदद करेंगे इलेक्शंस में, हम आपको इलेक्शन जितवा देंगे। तो कुछ भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली पीछे में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। बट मिस्टर केपी शर्मा ओली के अथॉरिटेरियन एटीट्यूड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, और कहीं ना कहीं नेपाल के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का समय है। एक तो वहां की इकोनॉमी वैसे ही कोरोना क्राइसिस की वजह से नीचे जा रही है, ऊपर से लैंडलॉक कंट्री। तो आगे आने वाले समय में नेपाल, जो कि बड़े मुश्किल से एक मोनार्ची से डेमोक्रेसी बना है, वो किस हद तक अपने आप को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर पाएगा, ये आगे आने वाले इलेक्शंस ही बताएंगे। तो ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेसन्स फ्रॉम मोनाश। The experiences of other countries could offer ideas to India as it considers establishing international branch campuses. जैसा कि मैंने आपको शुरू के इंट्रोडक्शन में बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी कि दुनिया भर में जो टॉप 100 कैटेगरी है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग्स है दुनिया भर में, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो इंडिया में अपने कैंपसेस को खोल सकते हैं। अभी इस रिकमेंडेशन के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्या इंडियन इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस खिल रहे हैं, खुल सकते हैं, इसके ऊपर थेसिस हो रही है। अभी थेसिस तो हो रही है, लेकिन बात यहां पे ये है कि कुछ व्यू पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। एक व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है क्रॉस बॉर्डर एजुकेशनल रिसर्च टीम का, CBERT का, जिसको होस्ट किया था स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड एल्बेनिया एंड पेंसिल्वानिया। ये क्या बोलते हैं? IBC क्या है? IBC मतलब इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस क्या है? ये है entity that is owned at least in part by a foreign educational provider, operated in the name of foreign education provider, and provides an entire academic program substantially on site, leading to a degree awarded by foreign education provider. यानी लंदन बिजनेस स्कूल इंडिया में अगर अपना कैंपस खोलता है तो उस कैंपस में हो सकता है कि कुछ स्टेट हो फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर का, कुछ स्टेक हो, कुछ ओनरशिप हो सकता है पूरा स्टेक हो। जो भी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी वो लंदन बिजनेस स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। पूरा का पूरा एकेडमिक प्रोग्राम लंदन बिजनेस स्कूल के हिसाब से चलेगा। तो बेसिकली ये मतलब है किसका? ये मतलब है इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस का। लेकिन इंडिया में एक अलग ही प्रकार का परसेप्शन है। हमारी सरकार और हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं कि अगर एक इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस इंडिया में अगर खोला जाता है तो ये एक सेल्फ फंडेड मॉडल होगा।
यानी कि अगर लंदन बिजनेस स्कूल अपना कैंपस इंडिया में खोल रहा है तो खोलने का सारा खर्चा लंदन बिजनेस स्कूल बियर करेगा। यह बात सही नहीं है। अगर आप दुनिया भर में आईबीसीज के एग्जाम्पल देखेंगे तो आप देखोगे कि होस्ट कंट्री ने भी पैसा खत्म किया है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पैसा खत्म किया है, गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड की है इस इंटरनेशनल बिजनेस कैंपसेस को अपने देश में अपने देश में कैंपस खोलने के लिए। तो ओवरऑल इंडिया में जो सोच एग्जिस्ट करती है कि भाई अगर बाहर की यूनिवर्सिटी आके अपना कैंपस इंडिया में खोलेगी तो सारा का सारा खर्चा वो बाहर की यूनिवर्सिटी उठाएगी, ऐसा गलत है। अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज इंडिया में आपको खुलवानी है तो पैसा तो भारत सरकार को भी खत्म करना पड़ेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स लेके आया है यहां पे सीबीईआरटी। सीबीईआरटी क्या है, ऊपर फुल फॉर्म बता चुका हूं। 300 इंटरनेशनल ये आपके ब्रांच कैंपसेस चल रहे हैं दुनिया भर में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, 80 कंट्रीज में 300 आईबीसीज चल रहे हैं। डाटा कंपाइल किया गया सीबीईआरटी के केविन किन्सर और जेसन ई लियोन द्वारा। इनको यह बोलना है कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रशिया के बहुत सारे कैंपसेस दूसरे देशों में खुले हुए हैं। वो चाइना, मलेशिया, कतर और सिंगापुर जैसे देशों में खुले हुए हैं। इंडिया के कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कैंपसेस ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, नेपाल और श्रीलंका जैसे कंट्रीज में खुले हुए हैं। तो कुल मिला के बात यहां पे क्या बोली जा रही है कि भाई जब इंटरनेशनल कैंपसेस खोले जाते हैं तो यहां पे आप दो लोगों के एक्सपीरियंस को देखोगे। एक तो उस यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस को देखोगे जो अपना कैंपस दूसरे कंट्री में खोल रहा है, और एक उस कंट्री के एक्सपीरियंस को देखोगे जो दूसरे कैंपसेस को अपने देश में बुला रहा है। तो यहां पे एग्जाम्पल लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी का। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी अपना ब्रांच कैंपस चला रही साउथ अफ्रीका में कब से लेके कब तक, 2001 से लेके 2019 तक। आज भी चल रही है मोनाश यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में। बट 2001 से लेके 2019 तक इस मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया वाली ने साउथ अफ्रीका में कैसे काम किया, इसके बारे में बात करते हैं। 2 डेकेड्स में किस प्रकार से साउथ अफ्रीका में ये ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी चली है, इसके बारे में यहां पे बात की जाती है। साउथ अफ्रीका ने इस मोनाश यूनिवर्सिटी के आईबीसी को और दूसरे देशों के आईबीसी को पैरेलली चलाया है अपने प्री एग्जिस्टिंग हायर एजुकेशन सिस्टम के। साउथ अफ्रीका की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसने फॉरेन यूनिवर्सिटी को परमिट किया कि वो अपने आप को प्राइवेट एंटिटी की तरह यहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, इंडियन गवर्नमेंट भी परमिट कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आईबीसी साउथ अफ्रीका में काम करती है उनको यूनिवर्सिटी टैग नहीं मिलता है, लेकिन वो एक्रेडिटेड डिग्रीज और डिप्लोमा दे सकते हैं। 2001 में मोनाश यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी उसने रजिस्टर किया अपने आप को कहां पे, साउथ अफ्रीका में। एज एन आईबीसी रजिस्टर किया जोहान्सबर्ग में। क्या नाम दिया, मोनाश साउथ अफ्रीका। मोनाश पहले एक पब्लिक यूनिवर्सिटी थी। करंटली अब हम टॉप 100 यूनिवर्सिटी इन द क्विज यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा चलाई गई एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है मोनाश। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इसकी रैंकिंग आती है अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आईबीसी मोनाश चाइना में भी चलाती है, मलेशिया में भी चलाती है, दोनों जगह पे आईबीसी इसके चलते हैं। तो अब बात क्या है, अब यहां पे मोनाश किस प्रकार से चली इसके बारे में देखिए बात करते हैं। मोनाश साउथ अफ्रीका यानी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जब इसने साउथ अफ्रीका में कैंपस खोला 2018 में 4000 लोग पढ़ रहे थे यहां पे। अब इन 4000 लोगों में से 50% तो खुद साउथ अफ्रीका के थे, 40% दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज के थे। खास बात दोस्तों ये थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो मोनाश का मेन कैंपस है उसने पहले तो $130 मिलियन खर्च किए अपने साउथ अफ्रीका वाले कैंपस ने। यानी कि इस ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने, मोनाश ने जब साउथ अफ्रीका में अपने सेंटर को खोला तो पहले $130 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। ये इन्वेस्टमेंट जरूरी थी शुरुआत में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। बाद में यूएस बेस्ड एक लॉरिएट फाउंडेशन है, लूरेट बेस्ड एक लॉरिएट एजुकेशन करके फाउंडेशन है, उसने 2013 में कुछ स्टेक खरीदे इस मोनाश साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी है और ये जो लॉरिएट है इसने ज्वाइंट ओनरशिप ले ली। उसके बाद ये ओनरशिप किसको ट्रांसफर की गई, उसके बाद ये ओनरशिप ट्रांसफर की गई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साउथ अफ्रीका को, जो कि एडवी टेक ग्रुप है जो साउथ अफ्रीका का एडवी टेक ग्रुप है, एक कंपनी है साउथ अफ्रीका में, उसके अंदर एक कैंपस है, एक सब्सिडरी है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साउथ अफ्रीका। तो पहले ऑस्ट्रेलिया वाली मोनाश यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में बनाई गई $130 मिलियन पे। इस $130 मिलियन वाली यूनिवर्सिटी में लॉरिएट एजुकेशन जो कि यूएस की एक फंड है इसने स्टेक खरीदे। फिर इसको बेचा गया आईआईई को, यानी कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साउथ अफ्रीका को,
जो कि एक प्राइवेट कंपनी एडवीटेक ओन करती थी। तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, कैसे ये यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी की तरह खरीदी बेची जा रही है। पहले इसको ऑस्ट्रेलिया के मोनाश ने बनाया, फिर इसको लॉरेट एजुकेशन नाम के ग्रुप ने खरीदा, फिर इसको आईआईई ने खरीदा जो कि खुद एक प्राइवेट कंपनी है। तो मतलब कि ये जो आईबीसीज हैं ये कैसे ऑपरेट करेंगे, ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरह ऑपरेट करेंगे जिनको खरीदा बेचा जा सकता है। जैसे कंपनीज होती है ना कि कंपनी को आप खरीदो बेचो, वैसे ही यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट मॉडल में इस तरीके से बननी चाहिए जिसको खरीदा बेचा जा सके। ऑब्वियसली खरीदते बेचते वक्त उस देश की सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि टीचिंग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसीलिए इंडिया में अगर आपको आईबीसीज के मॉडल को सक्सेसफुल बनाना है, हार्वर्ड, केलॉग्स और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, लंदन बिजनेस स्कूल, इस प्रकार के कैंपसेस को अगर इंडिया में खोलना है तो उनको प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज की तरह चलाया जाएगा। नाम ऑब्वियस सी बात है पेरेंट कॉलेज का ही होगा, बट उसकी प्राइवेट ओनरशिप भी हो सकती है, सरकारी ओनरशिप भी हो सकती है। गवर्नमेंट को दिल खोल के पैसा खत्म करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इस बात का इंश्योर करना पड़ेगा कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, कॉम्पिटिटिवनेस रहना चाहिए। देश की यूनिवर्सिटीज को जब इनसे कॉम्पिटिशन मिलेगा तभी देश की यूनिवर्सिटीज ग्रो करेंगे, तभी ओवरऑल पर्पस एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फुलफिल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।